हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ उत्तराखंड के एक विज्ञापन के साथ। आज हम इस विज्ञापन के बारे में बात करेंगे कि इसमें निकला क्या है। यह है चयन हेतु विज्ञापन। इसमें बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या पॉइंट है ये तो नोट दिया गया है। इसमें है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त 1431 पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन है, जिसमें नोट दे दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या जो है बढ़ाई या घटाई जा सकती है। वैसे कितनी है? 1431। फिर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 13/10/2020। इसका मतलब ये जो विज्ञापन है ये कल ही आया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 19/10/2020 और अंतिम तिथि है इसके लिए 4/12/2020। तो इसका मतलब आपके पास काफ़ी टाइम है इसको भरने के लिए। परीक्षा का जो शुल्क है वो उसकी अंतिम तिथि है 6/12/2020 और लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है माह अप्रैल 2021 में। मतलब इसकी जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 2021 में अप्रैल के महीने में। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यही बताया गया है कि एलटी ग्रेड में 1431 पद खाली हैं और इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कब तक होंगे? 4/12/2020 तक। फिर आ जाता है कि यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दे दिया गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई सहायता चाहिए आवेदन को भरने में, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर आता है, देखिए ये भी लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ ले। तो जो विज्ञप्ति में निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है इस आवेदन पत्र को भरने के लिए। ठीक है, फिर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सहायक अध्यापक सामान्य शाखा में क्या है, जिसका है 60% सीधी भर्ती वाला। इसमें कोड दे दिया गया है सबसे पहले तो। फिर है पद का नाम क्या है? सहायक अध्यापक हिंदी। इसमें टोटल जो है 102 रिक्त पद हैं। फिर इसके बाद ये पदों की संख्या अलग अलग उससे भी दे दी गई है। फिर नेक्स्ट है सहायक अध्यापक अंग्रेजी, जिसमें टोटल 85 जो पद हैं वो खाली हैं। फिर आता है सहायक अध्यापक संस्कृत, इसमें 12 पद खाली हैं और सहायक अध्यापक गणित में 76 पद खाली हैं। फिर आता है सहायक अध्यापक विज्ञान, इसमें 97 पद खाली हैं। फिर है सहायक अध्यापक सामान्य, इसमें जो है टोटल 27 पद खाली हैं। फिर है सहायक अध्यापक कला, इसमें 101 पद खाली हैं और सहायक अध्यापक व्यायाम, इसमें 51 पद खाली हैं। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान में 3 पद खाली हैं। सहायक अध्यापक वाणिज्य में 9 पद खाली हैं और संगीत में 1 पद खाली है। उर्दू में 3 पद खाली हैं। तो इस तरीके से टोटल 567 जो पद हैं वो खाली हैं। फिर आगे आता है इसमें महिला शाखा। देखिए ये जो सामान्य शाखा थी इसमें पुरुष एवं स्त्री दोनों ही भर सकते हैं, लेकिन ये जो महिला शाखा है इसमें केवल महिलाएं अपना फॉर्म फिल करेंगी। अब इसमें भी सेम तरीके से चलता है, हर किसी के लिए होगा। जैसे सहायक अध्यापक हिंदी, इसमें 4 पद खाली हैं। अंग्रेजी में 4, संस्कृत में 1, गणित में 9, विज्ञान में 4, सहायक अध्यापक सामान्य में 4, कला में 5, व्यायाम में 6, गृह विज्ञान में 6, उर्दू में 1। तो टोटल इस तरीके से इसमें 44 पद जो है खाली हैं महिला में। फिर आ जाता है 10% सीधी भर्ती में सामान्य शाखा। इसके अंदर हिंदी का देखें तो 13 पद खाली हैं, अंग्रेजी में 11, संस्कृत में 1, गणित में 1, विज्ञान में 11 और सहायक अध्यापक सामान्य में 4, कला में 6, व्यायाम में 10 और वाणिज्य में 1 और उर्दू में 1। तो इस तरीके से टोटल इसमें 59 जो पद हैं वो खाली हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें महिला शाखा की बात करते हैं अब 10% सीधी भर्ती वाले में। इसमें हिंदी में 1 पद खाली है, फिर विज्ञान में 1 पद खाली है, तो टोटल इसमें 2 पद खाली हैं। फिर आ जाता है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो 60% सीधी भर्ती है। इससे पहले जो चल रहा था ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत चल रहा था। अब आता है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% वाली सीधी भर्ती में सामान्य शाखा के अंदर। इसमें सहायक अध्यापक हिंदी में 130 पद खाली हैं, अंग्रेजी में 77 पद खाली हैं, गणित में 94, विज्ञान में 102, कला में 121, व्यायाम में 44, संस्कृत में
संस्कृत में 13 हैं, संगीत में 1 है, उर्दू में 1 है और वाणिज्य में 3 है, पंजाबी में 1 और बांग्ला में 1। तो टोटल इस तरीके से इसमें 588 फॉर्म जो है पद जो है वो खाली हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कुमाऊं के अंदर ही महिला शाखा। इसमें हिंदी में 11 पद खाली हैं, अंग्रेजी में 5, गणित में 10, विज्ञान में 11, सामान्य में 2, कला में 5, व्यायाम में 5, संस्कृत में भी 5, संगीत में 1, गृह विज्ञान में 10। तो टोटल इसमें इस तरीके से 35 पद जो है वो खाली हैं। फिर आता है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 10% वाली सीधी भर्ती सामान्य शाखा के अंदर। इसमें हिंदी में 22 पद खाली हैं, अंग्रेजी में 13 पद खाली हैं, गणित में 16, विज्ञान में 20, कला में 12, व्यायाम में 10, संस्कृत में 2। तो टोटल इस तरीके से इसमें 95 जो पद हैं वो खाली हैं 95। फिर आ जाता है 10% वाली महिला शाखा। इसमें सहायक अध्यापक हिंदी में 2, अंग्रेजी में 1, गणित में 2, विज्ञान में 2, व्यायाम में 1, संस्कृत में 1, गृह विज्ञान में 2। तो टोटल इसमें कितने हैं? 11 पद खाली हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या नोट दिया गया है कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे और सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। जो बात मैंने यह भी आपको बताई थी कि सामान्य शाखा में तो दोनों भर सकते हैं, लेकिन जो महिला शाखा है उसमें केवल महिलाएं ही भरेंगी। फिर आ जाता है, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य, 60% महिला, विभागीय 10% सामान्य तथा विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल हो, इसके चयन का विकल्प तथा महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। इस संबंध में आयोग एक नई नीति भी जारी कर रहा है जो शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मतलब अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, अभी उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपके लिए इसकी पूरी जानकारी भी लेकर के जल्द ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सीधी भर्ती एवं विभागीय लिखित सीधी भर्ती दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि और एक ही समय पर आयोजित होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो 60% वाली है और 10% वाली है, तो आप ऐसा ना करें कि आप दोनों के ही फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि क्या कह दिया गया है कि दोनों की तिथि जो है एक होगी और समय भी एक ही होगा। तो आप कोई एक में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आता है प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार मान्य होगा। फिर इसमें वेतमान बता दिया गया है 44,900 से लेकर के 1,42,400 जो कि लेवल 7 के लिए है। फिर पद का स्वरूप बता दिया गया है अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त, मतलब परमानेंट जॉब होगी। फिर आ जाता है शैक्षिक अर्हता। इसमें है सहायक अध्यापक सामान्य के लिए बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास, इनमें से किसी 2 विषय में स्नातक प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आपका जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की, और बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। उसमें जो है आपके पास 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, भूगोल हो सकता है, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास। ठीक है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो आई है इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो उत्तराखंड से बाहर दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो भर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। तो यूके वाले लोग तो इस चीज़ को ध्यान ही रखें, उत्तराखंड वाले लोग, कि आप तो भर ही सकते हैं। फिर आता है सहायक अध्यापक गणित में। इसमें आ जाता है कि किसी एक विश्वविद्यालय से, किसी अच्छे विश्वविद्यालय से गणित एवं 2 भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, मतलब आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें गणित होना चाहिए और 2 साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है बीएड का डिप्लोमा, या फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो सकता है आपके पास जिसमें बीएससी बीएड हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है गणित के बाद विज्ञान। इसमें आपके पास एक तो रसायन विज्ञान होना चाहिए और एक जंतु जीवन और तीसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, उसके साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो सकता है बीएससी बीएड का। फिर आ जाता है सहायक अध्यापक
भाषा हिंदी। इसमें जो है हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, मतलब हिंदी में आपकी जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि आपके पास हिंदी साहित्य में उत्तीर्ण हो। फिर आ जाता है संस्कृत। इसमें भी वही रहता है कि आपके पास संस्कृत होनी चाहिए अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री में, और बीएड होनी चाहिए, या फिर विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए, और किसी राज्य या सरकार से मान्यता प्राप्त बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर एक और इसमें पॉइंट दे दिया गया है कि या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए बीए बीएड का जिसमें कि आप संस्कृत विषय में उत्तीर्ण हों। फिर आ जाता है उर्दू के लिए। इसमें आपके पास उर्दू के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और बीएड चाहिए। फिर इंग्लिश में भी देखा जाए तो आपके पास इंग्लिश से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, या फिर बीए बीएड जो कि 4 वर्ष की होती है और उसमें इंग्लिश साहित्य के साथ आपका उत्तीर्ण होना ज़रूरी होगा। फिर आ जाता है बंगाली। इसमें भी आप बंगाली भाषा के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। फिर पंजाबी को देखें तो इसमें क्या है, पंजाबी साहित्य के साथ जो कि अंतिम 2 वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो उसके साथ क्या है, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। या फिर क्या हो सकता है, आपके पास पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी पूर्ण इंटरमीडिएट के साथ होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर आ जाता है कला के बारे में। इसमें आर्ट एंड पेंटिंग में आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की और बीएड होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि आपके पास कला विषय ज़रूर हो। फिर आ जाता है शारीरिक शिक्षा। इसमें क्या आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से क्या बोलते हैं डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की और बीपीएड का डिग्री होनी चाहिए। फिर आ जाता है संगीत में। इसमें आपके पास किसी विश्वविद्यालय से संगीत में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित बीएड की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास क्या हो सकता है कि किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हो और उसके अलावा स्वर और वाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि होनी चाहिए। या फिर कुछ और हो सकता है कि उत्तराखंड भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि होनी चाहिए। या फिर इसके पास आपके पास चौथा ऑप्शन भी है कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 5 वर्षीय संगीत प्रभाकर होना चाहिए। फिर आ जाता है गृह विज्ञान। इसमें आपके पास गृह विज्ञान से डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की और बीएड होना चाहिए। या फिर आपके पास गृह विज्ञान बीएससी की ऑनर्स होने चाहिए गृह विज्ञान से, मतलब बीएससी ऑनर्स होम साइंस से, और एलटी बीएड का जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फिर आ जाता है वाणिज्य। इसमें भी आपके पास क्या है, वाणिज्य से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। या फिर बीए बीएड जो है कोर्स उसमें वाणिज्य विषय के साथ आपकी उपाधि होनी चाहिए। फिर देखिए इसमें क्या बात कह दी गई है, एक नोट है कि यूटेट या फिर सीटेट किसी एक का सेकंड लेवल जो है क्लियर होना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मतलब उत्तराखंड टेट क्लियर हो या फिर सीटेट क्लियर हो, वो भी सेकंड लेवल वाला। फिर नेक्स्ट आ जाता है, देखिए यहाँ पर जो है एक दे दी गई है कि परीक्षा में कितने अंक होने चाहिए यूटेट या फिर सीटेट के सेकंड लेवल में, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य भी है। फिर इसके बाद भर्ती हेतु एक और बात कह दी गई है कि स्नातक उपाधि प्राप्त की हो और उपरोक्त तालिका में निर्धारित विषय संयोजन संबंधी उपबंधन पूर्ण किए हैं, उपरोक्त तालिका में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखता हो, कि उसके पास जो है ये सारी बातें होनी ज़रूरी हैं। फिर आ जाते हैं लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होगा कि 100 अंकों का ये पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति होगी, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे, मतलब टीचिंग पेडागोजी से आएगा, और आपने जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया उसके भी क्वेश्चंस होंगे। फिर आ जाता है अधिमान कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, कि अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स हैं, मान लेते हैं 1-1 मान लेते हैं 2 लोगों के, लेकिन इसकी आयु जो है कम है और इसकी आयु जो है ज़्यादा है, तो इसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, ये बात भी कह दी गई है।
फिर आता है लिखित प्रतियोगी परीक्षा। इसमें क्या है, ये आयोजित की जाएगी लिखित रूप में, एक ही तिथि होगी और एक ही समय होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। फिर बताया गया है कि सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 45% ज़रूरी होंगे और जो दूसरी जनजाति है उसके लिए 35% लाने ज़रूरी होंगे मार्क्स। फिर आ जाता है कि एक एक नंबर का होगा हर एक क्वेश्चन और एक गलत क्वेश्चन पर 1/4 जो है नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। फिर आता है अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी, कि आप ले जा सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ। फिर है OMR शीट ट्रिपलेट में होगी। फिर इसके बाद है गलत उत्तरों के लिए दंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आयु के बारे में, कि आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2020 के अनुसार उसकी जो है एज लगाई जाएगी अभ्यर्थी की, और उसकी जो एज है 21 कम से कम और 42 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसके बीच उसकी एज होनी चाहिए। फिर आ जाता है अनापत्ति प्रमाण पत्र, कि जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकार अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, कि जो कोई पहले से भी जॉब में होगा तो उसको उसका भी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। फिर है राष्ट्रीयता, की भारत की नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय में से 1 जनवरी 1962 ईस्वी से पूर्व भारत आया हो। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, चरित्र दे दिया गया है, ये आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। वैवाहिक परिस्थिति दे दी गई है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए। आरक्षण के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के बारे में भी बताया गया है कि उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी। फिर यहाँ पर एक नोट दिया है कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। ठीक है। फिर आ जाता है ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर साइट दे दी गई है www.sssc.uk.gov.in साइट पर आप अपना आवेदन पत्र जो है भर सकते हैं। फिर इसमें सामान क्या क्या चाहिए, 50 KB का आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, स्कैन हुई हस्ताक्षर का साइज़ चाहिए जो कि 50 KB होना चाहिए, और बाएं अंगूठे का निशान होना चाहिए जिसकी जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, 50 KB होना चाहिए। ठीक है। ये सब चीज़ आप फिल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के द्वारा आप इसकी जो है फ़ीस पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर श्रेणी आ जाती है कि सामान्य श्रेणी के लिए 300 रुपये का होगा, SC के लिए 150, ST के लिए 150 और दिव्यांग के लिए भी 150 ही होगा। फिर इसके बाद है आवेदन पत्र से पूर्व महत्वपूर्ण यहाँ पर शर्तें दे दी गई हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। इसको आपको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है, मैं यहाँ पर ये पूरा रीड आउट नहीं करूँगी। ये सेकंड पॉइंट है इसी का ही। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। फिर आ जाता है 4th, 5th एंड 6th पॉइंट। इसके बाद ये जो सारे निर्देश हैं ये आपको पढ़ लेने हैं अपना फॉर्म फिल करने से पहले। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो विज्ञापन है खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको दबा दें ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से हमारी वीडियो देख लो और आप नई सूचना के साथ जुड़े भी रहे। थैंक यू।